और अब बात मुसलमानों की, जिनकी 2024 के लिए फील्डिंग शुरू हो गई है। मुसलमानों के इन्हीं वोटों के दम पर बहुत सी पार्टियां बड़े बड़े ख्वाब संजोए हुए हैं, लेकिन कहीं कहानी 2014 और 2019 जैसी तो नहीं हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुसलमानों के वोटों की दिशा तय करने के लिए बड़े बड़े जलसे और बैठकें शुरू हो गई हैं। इन एजेंडों की बात शुरू होनी हो गई है, जिनके आधार पर विरोध किया जाएगा, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो। मुसलमान एक बार फिर से जुट रहे हैं, पर जाएंगे किधर, यह बड़ा सवाल है। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या है 2024 का एजेंडा? यूनिफॉर्म सिविल कोड या धर्म का झंडा? कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। संविधान का होगा सम्मान या शरीयत पर अड़ा मुसलमान? ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं, और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। 2024 में किधर है देश? क्या है सनातन संदेश? वास्तव में धर्म सनातन ही है, बाकी सब उसके अंग हैं, उसी से निकले हुए हैं, उसी की शाखाएं हैं, कोई उससे अलग नहीं है। एक मुख्यमंत्री अगर ये कहेगा कि इस देश का एक राष्ट्र मजहब है, रिलीजन है, कैसे कहेंगे बताइए? वो कहाँ लिखा है संविधान में? यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सनातन, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान, ये सब ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इसीलिए बड़ी राजनीतिक हलचलें और बयानबाजियां 2024 को देखते हुए ही हो रही हैं। पूरे भारत के मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लखनऊ में एक बैठक हुई, जिसमें कुछ अहम बातें निकल कर आई हैं। इन्हें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 2024 के चुनावों में मुसलमानों का बड़ा एजेंडा हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए, पहले यह जान लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू न हो। गैर कानूनी ढंग से मकान गिराए जा रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों को वर्षों तक जेल में डाला जा रहा है। अदालतें अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म पर ध्यान दें। देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। नफरत की आग बुझाई जाए। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कानून को कायम रखा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है। ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं, और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं। पर सवाल यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ क्यों है? तो सबसे पहले यह समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। इस कानून के लागू होने पर शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, सभी में एक समान ही कानून लागू होगा, जिसका पालन सभी लोगों के धर्मों को करना अनिवार्य होगा।
भारत में समान नागरिक संहिता नहीं है। यहाँ ज्यादातर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए जाते हैं। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है, जिसकी वजह से सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। अभी लोग शादी और तलाक जैसे मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। मुसलमान शादी और तलाक जैसे पर्सनल मामलों के लिए शरीयत को मानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय करता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। अभी यह मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकारें इसे लागू करवाने के पक्ष में हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में कह चुके हैं कि 22वां लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात कर सकता है। गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकार यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। समान नागरिक संहिता बीजेपी का एक अहम सियासी मुद्दा रहा है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यह बीजेपी के अहम चुनावी वादों में शामिल था और ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले सरकार यह कानून बना सकती है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय अभी से विरोध कर रहा है। हम लोगों ने यह तय किया है कि मुल्क में मुख्तलिफ वर्ग के जो लोग हैं, जो अक़लियतें हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हम उनके ज़िम्मेदारों से पहले बात करेंगे और हम उनको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो फिर पुरअमन तरीक़े पर कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी किया जाएगा। फौरी तौर पर एहतजाज का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या हिमाचल प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी जाकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। कौन अच्छा ये बताइए, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? क्या होगा? कन्यादान होगा? एग्रीकल्चर लैंड में लड़कियों को जमीन, बाप की जमीन हिस्सा मिलेगा? ये बोलेंगे कन्यादान होगा, जाओ चले जाओ। इस देश को जरूरत क्या है? इस देश को जरूरत नौकरियों की है। युवाओं को नौकरियों की जरूरत है। कीमतें कम करने की जरूरत है। महंगाई आसमानों को छू रही है पेट्रोल डीजल की। गरीब परेशान है। मगर आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी पिच सेट करके बैठ गया है। वो शुरू से ही इसके विरोध में था और अब उसे कहने का एक और मौका मिल गया है। वो इस पर बात नहीं करना चाहता कि जो कानून सैकड़ों वर्ष पहले बना था वो अब तक लागू कैसे रह सकता है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है। बार बार मैंने कहा कि ये संस्था जब कोई एजीएम करती है तो कोई कंट्रोवर्शियल चीज जरूर आती है, क्योंकि इनको महिमा मंडित किया था कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और इस तरह के तमाम दलों ने, क्योंकि वो इनके लिए एक वोट बैंक तैयार करके देती है और मुसलमानों की ठेकेदार बन के सामने आती है। अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि जब जब इनके कोई सवाल आते हैं वो ये साफ हो जाता है कि ये भारत की सरकार के खिलाफ बात करेंगे, ये संविधान की दुहाई देकर अपराधियों को महिमा मंडित करने या उनको बचाने का प्रयास करेंगे, अवैध धर्मांतरण कराने वालों के संरक्षण में खड़े हो जाएंगे। तो कम से कम इन्हें सोचना चाहिए बोलने से पहले कि आपको अधिकार किसने दिए हैं। आप एक एनजीओ हैं, एनजीओ की तरह काम करिए, सोशल वर्क करिए, लेकिन आप जब हमारे संविधान और देश की सरकार और तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की ठेकेदारी करिएगा तो आप भी जांच के दायरे में आएंगे और आप पर भी प्रश्न खड़ा होगा। लिहाजा आप मुझे ज्ञान मत बांटिए। पर सवाल यह है कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कितनी पैठ है। क्या उसका कोई प्रस्ताव या फैसला 2024 के चुनावों को प्रभावित कर सकता है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 सदस्यों में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी शामिल हैं, जिनका यह मानना है कि देश में मुसलमानों का कोई वोट बैंक नहीं है। वतन अजीज में मुसलमान किसी हुकूमत को नहीं बदल सकता, ये धोखा आपको दिया जा रहा है। और हम हमेशा ये बात समझते थे कि हमारा वोट बैंक है। आपका कोई वोट बैंक कभी नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। इस मुल्क में हमेशा अक्सरियती तबके का वोट बैंक था, है और रहेगा। मगर आपको ये दिलनशीन और दिलफरेब बातों में उलझाकर आपको धोखा दिया जाता रहा है कि आपका वोट बैंक है। आपका कभी वोट बैंक नहीं रहा। इस बात को आप समझिए। हुकूमत को हम नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते
तो भारत की पार्लियामेंट में इतने कम मुसलमान रुकने पार्लियामान क्यों मुंतखब होकर आते हैं? अगर हुकूमत को बदल सकते तो फिर सरजमीन गुजरात से आखिरी मर्तबा एक मुसलमान रुकने पार्लियामान कब हुआ? ओवैसी भले ही मुसलमानों को वोट बैंक न मानते हों, लेकिन देश की बाकी पार्टियों के लिए मुसलमान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। देश की 92 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों का बड़ा प्रभाव है। 16 सीट ऐसी हैं जिन पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 11 सीट पर 41 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 24 सीट ऐसी हैं जिन पर मुसलमान वोटर की तादाद 31 से 40% है। 41 सीट पर मुसलमानों का 21 से 30% वोट है। ओवैसी ये भी जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। 2014 और 2019 में दोनों बार बीजेपी को सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिला। आज से 12 साल पहले यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ बताई गई थी। जाहिर तौर पर पिछले 12 सालों में यह संख्या बढ़ गई है, इसीलिए इस आबादी का वोट बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में 19%, बिहार में 17%, पश्चिम बंगाल में 27%, असम में 34%, केरल में 26%, महाराष्ट्र में 11%, कर्नाटक में 13%, उत्तराखंड में 14%, झारखंड में 14% और गुजरात में 10% मुस्लिम वोट है। इन सभी राज्यों में मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वोट बैंक पर सभी विरोधी पार्टियों की नजरें हैं। इसीलिए जब असम की सरकार बाल विवाह के खिलाफ एक्शन करती है तो फिर उसका विरोध भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। असम में बाल विवाह के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। राज्य में 15 दिन में 4000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने ऐसे 52 काजी और पुरोहितों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बाल विवाह करवाया था। যে আমি বৰ্তমান 4074টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8134 জন ব্যক্তিক আমি অভিযুক্তৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ কিছুমান ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যি হয়তো বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোকলৈকে চৰকাৰে নটিচ দিব, তেওঁলোকক পোনছাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব। যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতলৈকে পঠিয়াব লাগিব তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা প্ৰায় 3500 আৰু ইতিমধ্যে আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি 2211 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। आज आप 2000 लोगों को अरेस्ट करते हैं तो मान लीजिए उसमें कम से कम 1000 तो उन लड़कियों के पति होंगे। अब उन महिलाओं का क्या होगा बताइए, जिनके पास उनके औलाद भी होगी, कौन उनकी देखभाल करेगा? और सौों की तादाद में पुलिस स्टेशन के सामने वो महिला खड़ी हुई है, बच्चों को गोद में लेकर अकेली खड़ी हुई है, बच्चों को लेकर खड़ी हुई है। उनका इंतजाम कौन करेगा? क्या करेंगे वो लोग बताइए? आज मालूम हुआ कि एक महिला तो खुदकशी भी कर ली। 6 साल से आपकी सरकार है, आपकी सरासर ये मिसगवर्नेंस है, आपकी नाकामी है और आप ये करते। अच्छा आप ये बताइए कितने स्कूल आपने खोला वहाँ पर? ये सारी दुनिया जानती है कि इस तरह के मैरिजेस को रोकने के लिए स्कूलिंग ज़रूरी है। आप स्कूल तो खोलते नहीं हैं, आप तो मदरसे बंद करा रहे हैं। असम में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के बाद असम सरकार एक्शन में उतरी है। असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। यहाँ 18 साल से कम उम्र में करीब 12% लड़कियां मां बनी हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी हो गई और 15 साल की उम्र में ही लड़कियां मां बन रही हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका भी विरोध कर रहा है। इसी तरह इस वक्त आसाम में जो गवर्नमेंट की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं, अरसा पहले किसी की शादी हुई, उस वक्त वो उसकी उम्र कम थी, आज उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, हरियाणा और पंजाब से। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो जाए उस वक्त तक आसाम गवर्नमेंट को इस सिलसिले में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए और उसको उससे बचना चाहिए। लेकिन 2024 की लड़ाई मुसलमानों के मुद्दों पर लड़ी जाएगी या उसमें सनातन और हिंदू राष्ट्र भी होगा? सनातन के सम्मान वाले इस राजनीतिक युद्ध में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कूद पड़े हैं। वो भी हिंदू हिंदुस्तान और सनातन की लाइन पर चल रहे हैं। भगवद गीता काय सांगते?
भारतातून निघालेल्या सगळ्या विचारधारा हेच सांगतात, सत्याचं अनुसंधान करा. सत्याची प्रतीती प्रत्येकाची वेगळी असते. कुणाला राम दिसतो, कुणाला कृष्ण दिसतो, कोणी म्हणतो नाही नाही ते निर्गुण निराकार ब्रह्म आहे, कोणी म्हणतो देवदेव काही नाहीये, आपल्या पुरुषार्थावर सगळं आहे. आपण आपलं मन असं करायचं की बाहेरच्या सुखदुःखांच्या संवेदना आपल्याला विचलित करू शकणार नाहीत, वगैरे वगैरे. ह्या सगळ्या विधा भारतात निघालेल्या. आरएसएस की लाइन भी क्लियर है. वो तो हिंदुस्तान के हर धर्म के व्यक्ति को सनातनी मानते हैं. धर्म और जाति वर्ण की व्यवस्था राजनीतिक दलों के लिए संजीवनी है, लेकिन आरएसएस हमेशा से ही इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रहा है. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं. उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आणि आपली ओळख विसरल्यामुळे आपण कोण, आपला समाज कोणचा, आपले बांधव कोण, आपला देश कोणचा, या सगळ्याचा विसर पडतो. आणि मग ती समाजातल्या विघटनाची प्रक्रिया सुरू होते. व्यवस्था जाचक होतात, काटेरी होतात, हळूहळू त्यांच्या रूढी बनतात. त्या काळानुसार बदलवण्याचा समाज सोडून देतो आणि त्यात निहित स्वार्थाचा फायदा घेऊन एखादी व्यवस्था गळफास बनत असली तरी आपलं पोट भरण्याकरता ती हट्टाने चालवायचे आग्रह निर्माण करणारी लोक होतात. हे सगळं आपल्या इथे झालेलं आहे. आणि हे झाल्यानंतर मग आपल्याकडे परकीयांचं लक्ष गेलं आहे. नाहीतर तोपर्यंत आपल्या या देशाकडे डोळा वाकडा करून पाहायची कुणाचीही ताकद नव्हती. बीजेपी जानती है कि 2024 में भी उसके लिए आसान नहीं होने वाला. भले ही चुनाव अभी 15 महीने दूर हो, लेकिन विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एक हो रहा है. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.